नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं सुरेश चौधरी विवेकानंद कम्युनिकेशन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये विवेकानंद का मंच है और आज हम जो है यहाँ पर मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। मौलिक अधिकारों का आज ये दूसरा भाग है। प्रथम भाग में हमने इनके विषय में सामान्य सी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जो है वो समता या समानता का अधिकार, ये पहला मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। तो अपना जो पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। इस मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के कुल 5 अनुच्छेदों में किया गया है, 14, 15, 16, 17 और 18 में। एक एक करके हम इन सभी अनुच्छेदों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14 पर। अनुच्छेद 14, इस अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है वह कानूनी समानता का उल्लेख किया गया है। कानूनी समानता, तो अनुच्छेद 14 में जो है वह कानूनी समानता का उल्लेख है और इस अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम दोनों ही रूपों पर चर्चा करेंगे। इसका जो पहला रूप आता है वह है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो विद्वान थे, उन विद्वान का नाम था ए.बी. डाइसी। ए.बी. डाइसी के द्वारा विधि के समक्ष समानता जो है वह कॉन्सेप्ट दिया गया। इस विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को भारत के संविधान में लिया गया है ब्रिटेन से। तो यहां पर हमें दो चीजें याद रखनी है। विधि के समक्ष समानता जो अपना कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, इस अवधारणा को देने वाले विद्वान कौन है? ए.बी. डाइसी। इस अवधारणा को संविधान में कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो विधि के समक्ष समानता जो है, इसका अर्थ होता है कि विधि के समक्ष सभी लोग या नागरिकों को समान समझा जाएगा या विधि सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करेगी। यह विधि के समक्ष समानता का क्या होता है? अर्थ होता है। विधि यानी कि भारत में सबसे ऊपर जो होता है वह विधि होती है। ना तो कोई संविधान है, ना कोई प्रधानमंत्री है। विधि के समक्ष कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधि सभी नागरिकों को क्या समझेगी? समान समझेगी और सभी नागरिकों के साथ कैसा? समानता का व्यवहार करेगी। लेकिन ये जो अवधारणा है यह एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा कैसे? पहली बात तो ये कि विधि जो है वो सभी के साथ यदि समानता का व्यवहार करती है तो कुछ वर्गों के साथ, कुछ नागरिकों के साथ यह अन्याय होगा। तो विधि जो है वह सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर सकती। इसीलिए इस विधि के समक्ष समानता को एक नकारात्मक अवधारणा माना गया है। अब सुनिए कैसे माना गया। उदाहरण के तौर पर हम सुनते हैं। मान के चलो ये 1 किलोमीटर की रेस है और ये 2 मिनट में पूरी करनी है। अब मान के चलो एक सामान्य व्यक्ति है और एक कोई हैंडीक्राफ्ट विकलांग व्यक्ति है और उन दोनों से ये कहा जाए कि 1 किलोमीटर की रेस जो है वह 2 मिनट में पूरी करनी है, तो जो विकलांग व्यक्ति है वह इस 1 किलोमीटर की रेस को 2 मिनट में पूरा नहीं कर सकता। तो ये उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? अन्याय होगा। इसीलिए जो है वो विधि के समक्ष समानता को एक नकारात्मक अवधारणा कहा गया है। बात समझ में आई? इसीलिए इसके बाद हम इसके दूसरे रूप पर प्रकाश डालेंगे। हमने कहा था कि अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता का उल्लेख है और इसमें 2 प्रकार की कानूनी समानताओं का उल्लेख किया गया है। पहली है विधि के समक्ष समानता। अब दूसरी पर हम चर्चा करते हैं
दूसरी है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण जो अवधारणा है, इस अवधारणा को अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसका अर्थ क्या होता है? विधि के समक्ष समानता और दूसरी अवधारणा है विधि का समान संरक्षण। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि विधि के समान संरक्षण का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। या फिर कहने का मतलब यह हुआ कि जो राज्य है वह वर्गवार नागरिकों के साथ असमानता का व्यवहार कर सकता है। दोबारा इसे सुनना, विधि का समान संरक्षण जो है, इसका अर्थ क्या होता है कि समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां चेंज होंगी तो वहां असमानता का व्यवहार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझे, मान के चलो ये कोई ओबीसी वर्ग हुआ अपना, और ये वर्ग है अपना एस। ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी अभ्यर्थियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। एससी के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी अभ्यर्थियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ओबीसी व एससी के अभ्यर्थियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की जो परिस्थितियां हैं, इन दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। यही तो विधि कहती है कि समान लोगों के साथ समान परिस्थितियों में समानता का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ओबीसी और एससी की इन दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो समान नहीं है, इसलिए इन दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जो है वह समानता का व्यवहार नहीं होगा। इसे ही हम आरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षण कहते हैं। तो विधि का समान संरक्षण ये अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता में इसका दूसरा रूप है। पहला कौन सा था? विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि राज्य जो है वह वर्गवार नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है। इसे सकारात्मक भेदभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक भेदभाव। तो विधि का समान संरक्षण ये कहता है कि सभी नागरिकों के साथ जो है वह वर्गवार समानता का व्यवहार रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही स्थितियां परिस्थितियां चेंज होती है तो असमानता का व्यवहार किया जा सकता है। इसे ही हम सकारात्मक भेदभाव के नाम से भी जानते हैं। तो ये था अपना अनुच्छेद 14। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है वह सामाजिक समानता का उल्लेख किया गया है। सामाजिक समानता। ये जो अपना अनुच्छेद 15 है, इस अनुच्छेद 15 में 6 उपबंध हैं। कितने उपबंध हैं? 6 उपबंध हैं। एक एक करके हम सभी उपबंधों पर चर्चा करते हैं। इसका जो पहला उपबंध है वह है अनुच्छेद 15(1), और अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत जो है वह उल्लेखित किया गया है कि राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो सामाजिक समानता से संबंधित अनुच्छेद 15 के अंतर्गत
कुल 5 आधारों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं? धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान। इन आधारों पर जो है वह राज्य नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह है अनुच्छेद 15A। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) में उल्लेखित किया गया है कि सार्वजनिक स्थान सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि सार्वजनिक स्थान सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। यहां सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य है जैसे तालाब है, कुएं हैं, खेल का मैदान, तालाब है, यहां पर कोई भी नागरिक जाकर के पानी ले सकता है, तो तालाब का यूज कर सकता है। कुएं हैं, कुएं से कोई भी नागरिक जाकर के पानी ले सकता है। खेल के मैदान में कोई भी नागरिक जो है वो जाकर के खेल सकता है। तो सार्वजनिक स्थानों से यहाँ तात्पर्य है तालाब है, कुएं हैं, खेल का मैदान है, अपने सिनेमा हॉल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है आदि। ये जो स्थान है ये सभी क्या माने गए? सार्वजनिक स्थान माने गए। और ये जो सार्वजनिक स्थान है ये सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है अपना अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) में उल्लेखित किया गया है कि राज्य स्त्री व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य स्त्री व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ये जो औरतें हैं, औरतों के लिए नगरीय निकाय और शहरी निकाय, जो स्थानीय निकाय है अपने, उनमें आरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति बच्चों के विषय में उदाहरण के तौर पर समझे तो बच्चों के लिए जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दोबारा से सुने, जो अपने स्थानीय निकाय हैं उनमें स्त्रियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। ये राज्य के द्वारा विशेष प्रावधान है क्योंकि ये दोनों के दोनों वर्ग जो है वो सामाजिक तौर पर एक कमजोर वर्ग माने जाते हैं। तो राज्य स्त्री व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अपने स्थानीय निकाय हैं उनमें स्त्रियों को आरक्षण प्रदान किया गया है और बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज और याद रखना, यदि ये प्रश्न आता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो वो अनुच्छेद 15(3) नहीं है। इसका प्रावधान जो है वह है अनुच्छेद 21(a) में किया गया है। ये जो अनुच्छेद 21 है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक जी। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 21 है जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये था अपना अनुच्छेद 15(3). ये जो हमें 3 अनुच्छेद इस सामाजिक समानता में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये मूल संविधान के अनुच्छेद थे, लेकिन इसके बाद के जो उपबंध हैं उनको संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। आइए अब उन पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। इसके बाद जो आता है वो आएगा अपना अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4). इस अनुच्छेद 15(4)
4 पर चर्चा करने से पहले हम कुछ इतिहास की बातों को जान लेते हैं। तो बात करें, हमारा देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आजादी के बाद जो था, वर्तमान समय में जो तमिलनाडु राज्य है इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इसे? मद्रास। और उस समय मद्रास राज्य में एक आदेश चलता था, उस आदेश का नाम था सांप्रदायिक आदेश। सांप्रदायिक आदेश। ये जो सांप्रदायिक आदेश था ये मद्रास राज्य में जारी था। इसके तहत क्या था? इसके तहत मद्रास राज्य में जातिगत आधार पर लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन 1951 में चंपकम दौराई राजन बनाम मद्रास राज्य बाद 1951 में इस सांप्रदायिक आदेश को जो है वो समाप्त कर दिया गया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। ये जो बात था इसे चंपकम दौराई राजन बनाम मद्रास राज्य बाद 1951 के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये फैसला आया तो न्यायालय के इस फैसले के लिए सरकार ने क्या किया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया। प्रथम संविधान संशोधन। ये जो प्रथम संविधान संशोधन था ये 1951 में किया गया। ठीक जी, दोबारा से सुने। मद्रास राज्य में सांप्रदायिक आदेश जारी था आजादी के बाद। तो इस सांप्रदायिक आदेश के तहत मद्रास राज्य में जाति के आधार पर नागरिकों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया गया। लेकिन चंपकम दौराई राजन बना मद्रास राज्य बाद 1951 के तहत इस सांप्रदायिक आदेश को निरस्त किया गया और ये निर्णय दिया गया कि जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो न्यायालय के इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 15(4). बात समझ में आई? इससे आगे अब बात करते हैं इस अनुच्छेद 15(4) में है क्या, वो देखते हैं। तो वो देखिए, इस अनुच्छेद 15(4) में उल्लेखित किया गया है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दो आधारों को याद रखना। कौन कौन से आधार हैं? सामाजिक एवं शैक्षणिक। तो राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए नागरिकों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। ये जो अनुच्छेद 15(4) था ये किसके माध्यम से जोड़ा गया? ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। इसके बाद अगला जो अपना अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5). अब अनुच्छेद 15(5) के विषय में सुनो।
अनुच्छेद 15(5) के विषय में जाने तो बात ये 2004-5 की है। उस समय भारत में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो अपना दिल्ली में जो एम्स है, उस एम्स में नागरिकों के द्वारा, कुछ छात्रों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया और उन्होंने ये आंदोलन चलाया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं या नागरिक हैं, उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यह आंदोलन चला और इस आंदोलन के बाद सरकार के द्वारा 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया। तो इस 93वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(5) जो है वो शामिल किया गया। इसमें जो प्रावधान थे वो क्या किए गए? प्रावधान किए गए कि राज्य जो है वह है सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए अभ्यर्थियों को निजी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। दोबारा से सुनिए क्या प्रावधान है? राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए लोगों को या नागरिकों को निजी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। आगे हम बात करें, हमने अनुच्छेद 15(4) पढ़ा, अनुच्छेद 15(5) पढ़ा। इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? समानता की बात करें तो देखो, अनुच्छेद 15(4) भी जो है वो आरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 15(5) भी क्या करता है? आरक्षण की बात करता है। दूसरी समानता की बात करें, दूसरी समानता की ये दोनों ही अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। लेकिन अब अंतर की बात करें तो अनुच्छेद 15(4) जो है वह है सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 15(5) जो है वह निजी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। ठीक जी, इन दोनों को याद रखना। इसके विषय में एक चीज और बात करें, एक व्यक्ति थे अशोक कुमार ठाकुर। अशोक कुमार ठाकुर, इन अशोक कुमार ठाकुर नाम के व्यक्ति ने जो था वो निजी व उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण प्रदान किया गया था 93वें संविधान संशोधन के तहत, इससे न्यायालय में चुनौती पेश की, जिसे अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद 2008 के नाम से जाना जाता है। तो निजी व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदान किए गए आरक्षण को जो चुनौती पेश की गई थी उससे संबंधित वाद कौन सा है? अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद 2008। इस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया है यह गैर संवैधानिक नहीं है। इसीलिए जो था वो न्यायालय के आदेश के बाद इसको जारी रखा गया। लेकिन ये पूछा जाए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित बात कौन सा है, तो इस बात को भी आप याद रखना, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद। ये था अपना अनुच्छेद 15(4). अब इसके अंतिम उपबंध को पढ़ते हैं। अंतिम जो उपबंध है वो है अपना अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6) इसमें क्या है? अनुच्छेद 15(6) में उल्लेखित किया गया है कि राज्य आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के नागरिकों को
शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाएगा, आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 15(6) क्या कहता है? राज्य आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के नागरिकों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। ये जो उपबंध था इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 15(6) में जो है वो आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण उपलब्ध करवाया गया है, जिसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा शामिल किया गया। तो ये था अपना अनुच्छेद 15, जिसमें सामाजिक समानता का उल्लेख किया गया। अब इसके बाद अगला आता है अपना अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो एक एक करके हम इसके उपबंधों पर चर्चा करते हैं। इसका जो पहला उपबंध है वो है अनुच्छेद 16 फर्स्ट। अनुच्छेद 16 फर्स्ट में ये उल्लेखित किया गया है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन जो भी नौकरियां प्रदान की जाएंगी उनमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 16(1) के आधार पर राज्य के अधीन नियुक्ति व रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 16(1) यह कहता है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति व रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद अगला आता है अपना अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान एवं उद्भव के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोबारा से सुने, अनुच्छेद 16(2) यह कहता है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान एवं उद्भव के आधार पर लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर एक चीज और याद रखनी है, यदि ये प्रश्न आता है कि सामाजिक समानता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सामाजिक समानता के कुल कितने आधारों का उल्लेख किया गया है, तो वहां पर 5 आधारों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? वही है धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। लेकिन प्रश्न आता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 में कुल कितने आधारों का उल्लेख किया गया है, तो यहां पर कुल आधारों की संख्या है 7। 5 तो वही है पहले वाले, यहां पर 2 नए आधार और हैं, एक है निवास स्थान और एक है उद्भव।
तो राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान एवं उद्भव के आधार पर लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद अगला जो आता है वो है अनुच्छेद 16(3). ये जो अनुच्छेद 16(3) है यह इन दोनों का बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट कैसे, वो सुनिए। अनुच्छेद 16(3) में ये उल्लेखित किया गया है कि राज्य अपनी नौकरियों में जन्म की अनिवार्यता लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 16(3) यह कहता है कि राज्य अपनी नौकरियों में जन्म की अनिवार्यता को लागू कर सकता है। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि अनुच्छेद 16(3) से संबंधित जो भी उपबंध बनाए जाएंगे उन्हें बनाने का अधिकार केवल किसके पास है, संसद के पास है। यानी कि संसद जो है वह किसी क्षेत्र विशेष में सरकारी नौकरियों के लिए उसी क्षेत्र विशेष के नागरिकों की नियुक्ति का प्रावधान लागू कर सकती है। तो अनुच्छेद 16(3) जो है वो ये उल्लेखित करता है जहां पर जन्म की अनिवार्यता को लागू किया जा सकता है। इससे संबंधित कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। जैसे अपना हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, अभी अभी हाल ही में जो है एमपी ने भी किया है। मध्य प्रदेश में जो है वहां की नौकरियों में केवल एमपी के नागरिक जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के किसी भी नागरिक को वहां की नौकरियों में अप्लाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो इसी से संबंधित है अनुच्छेद 16(3). इसके बाद अगला जो आता है वह आता है अपना अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है जी? अनुच्छेद 16(4) यह कहता है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। क्या उपलब्ध करवाएगा? आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित किया गया है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। ये जो उपबंध है इस उपबंध को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन यहां हमें एक चीज और याद रखनी है। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जब अनुच्छेद 16(4) यहां पर जोड़ा गया था तो यहां केवल आरक्षण एससी व एसटी को उपलब्ध कराया गया था। तो इसके तहत एससी को 15% एवं एसटी को 7.5% आरक्षण उपलब्ध करवाया गया। लेकिन ओबीसी के लिए यहां पर कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इसके साथ ही 1953 में सरकार के द्वारा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काका कालेलकर। तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया और इस प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का कार्य था कि जो पिछड़े वर्ग हैं उन पिछड़े वर्गों की पहचान करना। लेकिन
इस काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें जो थी वह लागू नहीं हो सकी। इसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई जी के द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। तो 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। इस मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को सौंपी, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार के गिर जाने के कारण बाद में सरकार इंदिरा गांधी जी की बनी। 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो है वह इस मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या नहीं किया? लागू नहीं किया। लेकिन बाद में 1990 में बीपी सिंह सरकार के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और इसी के आधार पर केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 27% आरक्षण जो था वो 1990 में बीपी सिंह सरकार के द्वारा इस मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद ये जो ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया था इसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में चुनौती पेश की गई। ये जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में हुआ, इसके तहत जो था वो ओबीसी को जो 27% आरक्षण प्रदान किया गया था इसे न्यायालय में चुनौती पेश की गई। ये जो इंदिरा साहनी बात था, इस बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण प्रदान किया गया है वह गैर संवैधानिक नहीं है। साथ ही साथ इसमें यह निर्णय दिया गया कि जो आरक्षण की सीमा है उसे 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन यदि विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इस 50% की जो आरक्षण की सीमा है इसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ इस इंदिरा साहनी बाद में ही न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि जो आरक्षण है उसे आर्थिक आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कहा कि पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इंदिरा साहनी वाद जो था उसके विषय में हमें क्या याद रखना है? इस बात में यह कहा गया कि ओबीसी को जो आरक्षण प्रदान किया गया है वह गैर संवैधानिक नहीं है, लेकिन आरक्षण की जो सीमा है उसे 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन यदि विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आरक्षण की यह सीमा 50% से अधिक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ कहा कि जो आरक्षण है उसे आर्थिक आधार पर प्रदान नहीं किया जाएगा और आरक्षण को पदोन्नति में भी लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो था वो 77वें संविधान संशोधन, 77वें संविधान संशोधन। ये जो 77वां संविधान संशोधन था इसे 1995 में किया गया। तो 77वां संविधान संशोधन 1995 में इसके तहत जो था वो है अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया और इस अनुच्छेद 16(4)A में ये उल्लेखित किया गया है कि SC व
एसटी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4)(a), जिसमें यह उपबंध किया गया कि एससी व एसटी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा फिर से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4)(b). 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया और इसके तहत अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4)(b). इसके माध्यम से जो है वह है कैरी फॉरवर्ड, या इसी को कहते हैं बैकलॉग प्रणाली, लागू की गई। तो 81वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ा गया, जिसके माध्यम से कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग प्रणाली को लागू किया गया। इस कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग प्रणाली का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि यदि मान के चलो एससी के लिए किसी भी परीक्षा में या सरकारी नौकरी में कोई सीटें आरक्षित की गई हैं और वह सीटें यदि खाली रह जाती हैं तो उनको एससी के कैंडिडेट के द्वारा ही भरा जाएगा, उन्हें ओबीसी या जनरल के अभ्यर्थियों के माध्यम से नहीं भरा जाएगा। यह अर्थ होता है कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग प्रणाली का। दोबारा से सुने, इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित सीटों को खाली रहने पर उसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना क्या कहलाता है? कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग प्रणाली कहलाता है, जिसे 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा शामिल किया गया। इसके तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 16(4)(b). ठीक जी। इसके बाद हम आगे बात करें, अपना जो ओबीसी था, इस ओबीसी को दो भागों में विभाजित किया गया और इस दो भागों में विभाजित करने का काम जो था वो राम नंदन समिति, इसका गठन 1993 में किया गया। तो राम नंदन समिति के द्वारा ओबीसी को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग था क्रमी लेयर, दूसरा भाग था नॉन क्रमी लेयर। हिंदी में इनका अर्थ होता है मलाईदार परत के ऊपर की सतह और मलाईदार परत के नीचे की सतह। ठीक जी। तो रामानंदन समिति के द्वारा ओबीसी को दो भागों में विभाजित किया गया, एक थी क्रमी लेयर और दूसरी थी नॉन क्रमी लेयर। ये था अपना अनुच्छेद 16(4). नेक्स्ट आगे बात करें, अगला आएगा अपना अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5) में उल्लेखित किया गया है कि राज्य जो है वह किसी धर्म विशेष से संबंधित किसी भी संस्था में उसी धर्म विशेष के लोगों की नियुक्ति का प्रावधान लागू कर सकता है। तो संसद जो है वो कानून बना करके किसी धर्म विशेष से संबंधित संस्था में उसी धर्म विशेष संबंधित नागरिकों की नियुक्ति का प्रावधान लागू कर सकती है। और अंतिम जो है वो है अपना अनुच्छेद 16(6). अनुच्छेद 16(6) में उल्लेखित किया गया है कि राज्य जो है वह है आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग
के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण उपलब्ध करवाएगा, जिसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा क्या किया गया, लागू किया गया था। तो ये था अपना अनुच्छेद 16, जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला जो अपना अनुच्छेद आता है इस समानता के अधिकार में, वह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, तो सुनिए साहब इसके विषय में। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण करना दंडनीय अपराध माना गया है। इस अनुच्छेद को लागू करने के उद्देश्य से संसद के द्वारा अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 में बनाया गया। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से संसद के द्वारा अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 जो था वो बनाया गया। ये जो अस्पृश्यता निवारण एक्ट था, इसमें 1976 में संशोधन किया गया, इसे और अधिक कठोर बनाया गया। और ये जो 1976 में संशोधन किया गया था, इसके माध्यम से जो था इसका नाम बदला गया और नाम बदल करके किया गया सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम। तो अस्पृश्यता निवारण एक्ट संसद के द्वारा 1955 में बनाया गया। 1976 में इसमें संशोधन किया गया और उसे और अधिक कठोर बनाया गया। इसका नाम बदल करके किया गया सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम। साथ ही साथ जो था 1976 में जब इसमें संशोधन किया गया तो यहां यह उल्लेखित किया गया कि किसी भी निम्न वर्ग के व्यक्ति को उसके जाति सूचक शब्द से, जाति सूचक शब्द से संबोधित करना भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके बाद जो था वो ये जो अपना 1976 में अधिनियम है, इसके विषय में हमें दो चीज याद रखनी है। ये अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955 में बनाया गया, इसको संशोधित किया गया 1976 में और इसे और अधिक कठोर बना दिया गया। इसका नाम बदला गया सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम। साथ ही साथ इसमें यह हुक्म दिया गया कि किसी भी निम्न वर्ग के व्यक्ति को उसके जाति सूचक शब्द से संबोधित करना भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके बाद 1989 में फिर से इसमें संशोधन किया गया और इसे और अधिक कठोर बनाया गया। यहां पर दो चीज और याद रखनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो अपना अस्पृश्यता शब्द है, इसकी परिभाषा संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं की गई। ना तो किसी एक्ट में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है, ना ही संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता शब्द को उल्लेखित किया गया है। लेकिन ये न्यायालय के निर्णय के आधार पर उल्लेखित किया गया था कि ये जो अस्पृश्यता शब्द है ये हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था से लिया गया है। समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको हम निम्न मानते हैं और जो वर्ग निम्न माने गए हैं उन्हीं के लिए ये अस्पृश्यता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक चीज तो ये याद रखनी है कि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही किसी अधिनियम में इसको परिभाषित किया गया है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि यदि कोई भी नागरिक जो है वो अस्पृश्यता के तहत अपराधी सिद्ध होता है तो उस व्यक्ति को संसद व विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी नागरिक यदि अस्पृश्यता के तहत
अपराधी सिद्ध होता है, असफलता के तहत अपराधी सिद्ध होने पर उसको संसद व विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये था अपना अनुच्छेद 17। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 के तहत जो है वो उपाधियों का पूर्णतः अंत किया गया है। इस अनुच्छेद 18 में दो उपबंध हैं। पहला है अनुच्छेद 18 फर्स्ट। अनुच्छेद 18 फर्स्ट में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य जो है वह सेना व शिक्षा क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 एक ये उल्लेखित करता है कि राज्य के द्वारा सैन्य एवं शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। या फिर कह सकते हैं भारत में केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। इसके बाद अगला आता है अपना अनुच्छेद 18(2). अनुच्छेद 18(2) में यह उल्लेखित किया गया है कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे उपाधि लेने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। दोबारा से सुने, अनुच्छेद 18(2) कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक यदि किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो उसे उपाधि ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ इसी अनुच्छेद 18(2) में उल्लेखित किया गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, किसके पद पर? लाभ के पद पर कार्यरत है, यदि वह किसी भी देश से उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे उपाधि प्राप्त करने से पूर्व भी भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। बात समझ गई? कोई भी विदेशी नागरिक यदि भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत है और वह किसी प्रकार की उपाधि को ग्रहण करना चाहता है तो उसे उपाधि ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ये तो था अपना अनुच्छेद 18। अब इसमें दो तीन चीजें और हमें देखनी है, वो और देख लेते हैं और इसी के साथ अपना अनुच्छेद 18 हो जाएगा समाप्त। तो देखिए, बात थी 1954 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न व पद्म श्री पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, इन पुरस्कारों को भारत सरकार के द्वारा 1954 में देना प्रारंभ किया गया। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बालाजी राघवन। बालाजी राघवन। तो बालाजी राघवन नाम के व्यक्ति ने इन पुरस्कारों को दिया जाना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना और इन्होंने न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसे बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 के नाम से जाना। ये जो वाद हुआ, इस वाद में पहली बार उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो था वह उपाधियों और पुरस्कारों के मध्य अंतर को स्पष्ट किया गया। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ये भारत रत्न व पद्मश्री या पद्म विभूषण जो पुरस्कार हैं ये एक सम्मान है, यह उपाधियां नहीं है और किसी भी प्रतिभाशाली नागरिक को सम्मानित किया जाना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। दोबारा से सुने, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में
न्यायालय के द्वारा पहली बार उपाधियों और पुरस्कारों के मध्य अंतर को स्पष्ट किया गया। निर्णय दिया गया कि ये जो भारत रत्न व पद्मश्री है ये एक सम्मान है और किसी भी प्रतिभाशाली नागरिक को सम्मानित किया जाना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है, यानी कि यह उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते। इसके बाद एक चीज और हमें याद रखनी है, ये जो अपने पुरस्कार थे भारत रत्न व पद्मश्री पुरस्कार 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा इन पुरस्कारों को दिया जाना क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बाद में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1980 में इनको पुनः दिया जाना प्रारंभ किया गया। तो ये था अपना अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसी के साथ हमारा पहला मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार समाप्त होता है। आप सभी ने इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक से पढ़ा होगा और मैं ये मानता हूं इसे आप कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखना, बड़े ही ध्यान से समझना। बहुत पूरे मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से आपको समझना है, सुनना है। ठीक जी, तो इसी के साथ अगला जो अपना मौलिक अधिकार आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार है, इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।